हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 7 चल रहा है और आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में जुड़े विशुद्ध प्रेरक कुंडली के लिए प्रतिघात का व्यंजक। मतलब हमारे पास एक प्रत्यवर्ती धारा परिपथ है और उसमें क्या जुड़ा है बच्चों, प्रेरक कुंडली जुड़ा है, तब उसका प्रतिघात कितना निकल कर आता है। एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे, बस थोड़ा सा आप समय दीजिए। हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए एक हमारे पास ये प्रेरक कुंडली है ना, जो कि किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ के साथ जुड़ा हुआ है। ये लो, इसको हम जोड़ देते हैं किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ के साथ। मान लीजिए यहाँ पर एक धारा स्रोत है जहाँ से प्रत्यवर्ती वोल्टता है ना दी जाती है इस कुंडली को, प्रेरक कुंडली को। तो इसको हम L से दर्शाते हैं बच्चों, है ना। धारा इधर से बह रही है, मान लो यहाँ चल रही है, ठीक है। किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण होता है वो होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। क्या होता है? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जुड़े विशुद्ध प्रेरक कुंडली के लिए प्रतिघात हेतु, है ना, फेजर आरेख निकालिए और धारा और वोल्टेज के बीच यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता के बीच कलांतर कितना है, साथ में प्रेरकीय प्रतिघात निकालना है। अच्छा, ये प्रतिघात क्या होता है? हमने किसी परिपथ में, है ना, धारा प्रवाहित किया तो उस धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है वो किसके कारण? या तो आपका संधारित्र हो या तो आपका प्रेरक कुंडली हो। इन दो के कारण यदि अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम प्रतिघात कहते हैं। हमने आपको प्रतिरोध भी समझाया था कि प्रतिरोध क्या है बच्चों। किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो परिपथ के चालक तार के ही कारण जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन वहीं पे बात आ गई कि यदि किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो तो यदि प्रेरक कुंडली जुड़ा हो या तो मान लीजिए कोई संधारित्र जुड़ा है और उनके कारण यदि अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो उसका नाम बदल कर रख दिया गया, प्रतिरोध के जगह प्रतिघात कह दिया गया, है ना। मतलब प्रतिरोध ही प्रतिघात कहलाता है। जब चालक तार के द्वारा अवरोध डाला जाता है धारा में तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन बच्चों यदि हमारा प्रेरक कुंडली है या संधारित्र है, इनके द्वारा परिपथ में अवरोध डाला जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रतिघात। अब बात आ जाती है प्रतिबाधा की। तो तीन चीज हमने अभी देखा, प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरक कुंडली। इनमें से कोई दो ले लो या दो से अधिक ले लो। कॉम्बिनेशन में जब प्रतिरोध मतलब एक प्रकार से अवरोध उत्पन्न होता है, यानी किसी भी परिपथ में दो चीज जुड़ा है, या तो प्रतिरोध प्रेरक कुंडली, या तो प्रतिरोध संधारित्र, या तो प्रेरक कुंडली संधारित्र, है ना, या तो फिर बच्चों तीनों जुड़ा है। उस स्थिति में जैसे दो जुड़ा रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन हो गया। तीन जुड़ा रहेगा तो भी कॉम्बिनेशन हो गया। उस स्थिति में हम उसे प्रतिबाधा कहते हैं। मतलब दो चीज जुड़े हों, या तो प्रतिरोध प्रेरक कुंडली या तो प्रतिरोध संधारित्र, या तीनों जुड़े हों, तो उस स्थिति में जो मार्ग में अवरोध होगा उसे हम बोलते हैं प्रतिबाधा। लेकिन यदि कुंडली जुड़ा हो, प्रेरक कुंडली या संधारित्र जुड़ा है और इनके द्वारा मार्ग में अवरोध डाला जाता है तो उसे कहते हैं प्रतिघात। चीजें क्लियर है? तो किसी क्षण प्रत्यवर्ती वोल्टता को किस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है बच्चों? तो वो समीकरण है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। बोलो सर इसको रटना पड़ेगा। ये चीज मैंने निकाला भी है डायनेमो, जब मैंने कराया था प्रत्यवर्ती धारा डायनेमो। इसके बाद उस पर एक समीकरण मैंने निकाल कर बताया था कि प्रत्यवर्ती धारा वोल्टता, है ना, प्रत्यवर्ती धारा और प्रत्यवर्ती वोल्टता का समीकरण कैसे निकल कर आता है, विधिवत व्याख्या करके मैंने समझाया था। उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। चलिए अब प्यारे बच्चों, जब हम किसी भी प्रेरक कुंडली में, है ना, धारा प्रवाहित करते हैं, कहीं ना कहीं धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। वो कितना विद्युत वाहक बल होता है? तो फैराडे के द्वितीय नियम से। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, मैं आपको समझाना चाहता हूं थोड़ा सा विधिवत। जो विद्युत वाहक बल है, ये जो विद्युत वाहक बल अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो कुंडली और कुंडली में प्रवाहित धारा पर, ठीक है। ये लो, ये जो विद्युत वाहक बल है वो किस किस पर निर्भर करेगा? ये तो आपका कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना है और
उस पर धारा प्रवाहित कितना हो रहा है। यहां पर भी डाउट होगा कि सर अभी समझ में नहीं आया। ठीक है, आपने पढ़ा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। ठीक है, जब समानुपाती हटता है तो एक के नियतांक लग जाता है तो डी फाई अपान डी टी हो गया, और के का मान 1 रख दें तो डी फाई अपान डी टी हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ा है। अब चूंकि फाई बराबर लाई होता है बच्चों, फाई बराबर लाई है ना, अब ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि जिसके कारण ये उत्पन्न हो रहा चुंबकीय फ्लक्स उसी का वो विरोध करता है। फाई बराबर जब लाई करोगे यहां पे तो ये आपका ई हो जाएगा माइनस, माइनस अभी मत लिखो, अभी तो समझा रहा हूं, यहां पे एल आई हो जाएगा और एल को बाहर ले लो तो डी आई अपान डी टी हो गया। ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है कि जब हम किसी कुंडली में धारा बहाते हैं तो उसी धारा स्वयं के कारण उस पर क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये फैराडे ने पहले ही बता दिया था कि भाई साहब जो भी विद्युत वाहक बल होगा उसका फार्मूला इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। समझ रहे हैं? तो ये बच्चों क्लियर हो गया कि कहां कहां से आ रहा है। अब माइनस इस बात का प्रतीक है कि जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है वो उसी का विरोध कर रहा है। ये सिंपल है, धारा की दिशा में जिसके कारण उत्पन्न, लेंज ने बताया था कि प्रेरित धारा हो या प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है वो उसी का विरोध करता है। ये लेंज ने बता दिया था, इसलिए माइनस यहां पर हम लगा रहे हैं। तो ये हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा किस पर, इस कुंडली पर। फिर इसमें हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। किरचॉफ का नियम क्या भाई, कि परिपथ में जितनी भी वोल्टता है यदि उनका योग कर दिया जाए तो वो शून्य के बराबर हो जाएगा। नियत रहता है, क्या रहता है, नियत रहता है ना। कहने का मतलब जितना यहां से प्रत्यावर्ती वोल्टता दी जाएगी उतना ही यहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। सिंपल है, और यही विद्युत वाहक बल है माइनस एल डी आई अपान डी टी। तो किरचॉफ का लूप नियम जो होता है, बंद लूप नियम जो होता है, तो जैसे मैं यहां से इस परिपथ में ये जो वोल्टता भी है बच्चों, और इसका कितना है माइनस एल डी आई अपान डी टी, तो इसका जो कुल मान है वो 0 है। यानी किसी भी बिंदु पर जितना यहां से वोल्टता दी जाती है उतना यहां से चला जाता है। यानी यहां से मैं भी का मान निकाल सकता हूं एल डी आई अपान डी टी। कितना, एल डी आई अपान डी टी। ये सब चीज आपको लिखा मिलेगा, परेशान मत हो। इतना जो मैं समझा दिया ना, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, कोई रोक टोक नहीं कर सकता। सिंपल है। माना कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक प्रेरकत्व जुड़ा है, यानी प्रेरक कुंडली जुड़ा है L, है ना। L प्रेरकत्व का एक प्रेरक कुंडली जुड़ा है जिस पर हम किसी भी स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण है V0 साइन ओमेगा टी है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद भाई साहब हम जब किसी कुंडली में धारा बहाते हैं तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में बदलाव तो प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान होगा माइनस एल डी आई अपान डी टी। ये चीज मैंने बता ही दिया कहां कहां से आ रहा है। अब किरचॉफ का जो नियम कहता है या किरचॉफ का जो लूप नियम कहता है कि भाई साहब जो भी हमारे पास विद्युत वाहक बल है, जैसे मान लीजिए जो मुख्य धारा वो वोल्टता है और जो उत्पन्न हुआ माइनस एल डी आई अपान डी टी, ये माइनस किस बात का प्रतीक है कि जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है उसी का ये विरोध करता है। यही नियम ही है। तो इनका समस्त योग जो होता है वो शून्य के बराबर है। समझ रहे हैं? अब यदि पक्षांतर कर दूं तो V बराबर एल डी आई अपान डी टी निकल कर आ जाता है। और बच्चों V का मान कितना है, V0 साइन ओमेगा टी। ठीक, रुकिए जरा, भी बहुत कुछ बाकी है बच्चों। इतना आसानी नहीं, मतलब इतना आसान नहीं है कि 1 मिनट में आप समझ जाओ। ठीक, तो हमारे पास क्या क्या प्राप्त हो चुका है, V बराबर एल डी आई अपान डी टी, सही है। और कहा गया कि V का मान है V0 साइन ओमेगा टी।
बराबर एल डी आई अपान डी टी। कितना? एल डी आई अपान डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए बच्चों, आगे क्या करना है अपन को? थोड़ा अरेंजमेंट करना है। अरेंज इस प्रकार से करते हैं कि यदि मैं इस एल को इधर लाऊं तो कहोगे सर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। ठीक है, डी टी इधर गुणा में है कि भाग में? तो भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से डी आई आ गया। यानी एक निष्कर्ष तो यहां पे ये निकला कि जो हमारा डी आई का मान है, डी आई का मान है वो कितना हो गया? भी जीरो एल साइन ओमेगा टी डी टी हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन कर दे, है ना। जैसे यहां पे टी है तो टी के सापेक्ष, अवकलन नहीं यार, समाकलन करना पड़ेगा, अवकलन तो गलत हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में अवकलन करते हैं। अवकलन का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, इधर डी आई कर दो, इधर भी जीरो बटा एल साइन ओमेगा टी डी टी हो गया। ठीक, देखो किसी भी चीज में देखो, चाहे आई के रिस्पेक्ट में हो, चाहे टी के रिस्पेक्ट में हो, चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में हो, यदि मान लीजिए यहां पर आई के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है तो एक का समाकलन आई होगा, यदि टी के रिस्पेक्ट में होता तो एक का समाकलन टी होता। ये चीज याद करना, नोट करना आप लोग। यहां पे जो भी कांस्टेंट है भी जीरो बटा एल उसे बाहर ले लो, और यदि साइन का हम आपसे समाकलन पूछें, एक का समाकलन आई के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में होता तो एक का समाकलन एक्स हो जाता, बाई के रिस्पेक्ट में होता तो एक का समाकलन बाई हो जाता, जेड के रिस्पेक्ट में होता तो एक का समाकलन जेड हो जाता। यहां पर आई के रिस्पेक्ट में समाकलन तो एक का समाकलन आई हो गया। अब बच्चों साइन का समाकलन, अवकलन साइन का कास होता है, लेकिन जो समाकलन होता है माइनस कास होता है। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है लेकिन ओमेगा जबरदस्ती में है ना, तो बोलो समाकलन में जो भी कांस्टेंट होता है वो नीचे चला जाता है। कहां चला जाता है? नीचे चला जाता है। तो अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों? यहां से मैं आई बराबर इस ओमेगा को बाहर ले आऊं और माइनस सहित माइनस भी नॉट या भी जीरो ओमेगा एल, और यहां पर कितना बचेगा बच्चों? कास ओमेगा टी बचेगा। अब एक बात नोट करना कि जो आई है वो कास के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, वो साइन के फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके फॉर्मेट में, साइन के फॉर्मेट में होना चाहिए। थोड़ा समझने की कोशिश करो, सब समझ में आएगा। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस है तो माइनस ओमेगा एल, इसको मैं इस प्रकार से चेंज कर सकता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। मैंने सेट किया, अरेंज किया और कुछ नहीं किया। अब देखो बच्चों, आई बराबर कितना हो जाएगा? यदि यहां से माइनस का मान लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो भी जीरो बटा ओमेगा एल हो जाएगा, और साइन ये पक्षांतर हो जाएगा तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। बड़ा कंफ्यूजन है, कहां कहां से आ गया सर? एक एक स्टेप बताऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करो कैसे आ गया। देखो बच्चों, यदि मैं यहां से माइनस का मान लेता, कुछ इस प्रकार से देखना, इस प्रकार से देखना माइनस, तो फिर ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये कुछ इस प्रकार से। यदि इससे माइनस का मान लेता तो, और साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लो, ये आप लोग याद कर लो। नहीं बन रहा तो यहां पे याद करो कि साइन और यदि अंदर थीटा में माइनस है तो माइनस साइन थीटा होता है। ये फार्मूला चतुर्थांश से आता है, इसलिए तो कहता हूं दुनिया की बातें नहीं। आप ऐसा करो, माइनस का गुण अंदर करो तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, यही तो मैंने कर दिया। ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस और पाई बाई 2 माइनस में हो गया। बस कुछ नहीं, इतना ही तो है, ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। तो बच्चों आप बताओ, जो हमारा आई है वो कुछ इस प्रकार से आ गया। इसको I0 मान लें, साइन ओमेगा टी
माइनस पाई बाई टू, जहां पर I0 मैंने किसे कहा है, तो I0 मैंने कहा है V0 अपान ओमेगा एल को। यह शिखर मान है, अधिकतम मान है धारा का। बड़ा लंबा चौड़ा हो गया। अब तो सर क्या करें, थोड़ा सा एक बार आप देखें, मैं क्या क्या पूरा कंप्लीट भी का मान रख दिया बच्चों यहाँ पे, है ना, भी का मान यहां पर रखा। इसके बाद डी आई अपान डी टी का मान मैंने निकाल दिया, V0 अपान एल साइन ओमेगा टी। इसके बाद डी टी का पक्षांतर कर दिया, दोनों पक्षों में समाकलन कर दिया। आई के रिस्पेक्ट में एक का समाकलन आई, साइन ओमेगा टी का समाकलन माइनस कास ओमेगा टी, कांस्टेंट नीचे चला गया, ओमेगा बाहर ले आया मैंने और कहा कि साइन के फॉर्मेट में चेंज करना, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, या तो चतुर्थांश से आप फार्मूला लगाओ कि भाई साहब इससे माइनस कॉमन लेंगे तो साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा बनाता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। दुनिया की बातें नहीं, हमने आई का बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू निकाला, जहां I0 V0 अपान ओमेगा एल धारा का शिखर मान है, अधिकतम मान है, उच्चतम वैल्यू है। तो हमारे पास ये धारा का मान आ चुका है। लेकिन बच्चों थोड़ा समझना, ये जो वोल्टता का जो मान आया था V0 साइन ओमेगा टी है, सही बात है, और जो हमने प्राप्त किया धारा का मान I0 साइन ओमेगा, वो साइन है ना ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। एक काम करता हूं, ये हमारा साइन लिख गया ना, ये साइन है ना, ये क्या है साइन है, थोड़ा समझो। अब इन दोनों से आप निष्कर्ष निकालो, जैसे मैं इसको समीकरण 1 दे दूं और समीकरण 2 दे दूं। यहां पे कोण ओमेगा टी है, तो यहां पर भी का मान कितना बच्चों, V0 साइन ओमेगा टी, थीटा कितना है ओमेगा टी है, थीटा कितना है ओमेगा टी, और यहां पे थीटा कितना है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देखो दोनों में कोण का डिफरेंस कितना है बच्चों, कोण का डिफरेंस कितना है, ये ओमेगा टी है लेकिन इसमें माइनस यानी कम है, धारा कम है ना, माइनस पाई बाई टू, यानी 90 डिग्री कलांतर कम है, और जो कम होता है उसे हम कहते हैं पश्चगामी, यानी प्रत्यवर्ती वोल्टता से प्रत्यवर्ती जो धारा है वो पश्चगामी है, 90 डिग्री का कलांतर कम है ना, अर्थात धारा वोल्टता से पश्चगामी में है। अब यदि मैं वोल्टता का कंपेयर आई से करूं धारा से, तो कहोगे प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यवर्ती धारा से अग्रगामी है, जो आगे हो अग्रगामी, जो पीछे है वो पश्चगामी, ठीक है, जो आगे है वो अग्रगामी और जो पीछे है वो पश्चगामी। इनके बीच यदि कलांतर पूछता है पेपर में कि कलांतर निकालो, तो कलांतर मतलब दोनों की कलाओं का अंतर, तो यहां पर बच्चों ओमेगा टी है, यहां पर ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अधिक कौन है, ये माइनस लगा इसलिए कम है, ये क्या है कम है, और ये अधिक है। तो हमेशा कलांतर निकालते समय अधिक वाले में से कम वाले को घटाते हैं। चलो घटाओ, ओमेगा टी में इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट गया, यानी पाई बाई टू का कलांतर है दोनों के बीच। कितना कलांतर है बच्चों, पाई बाई टू का कलांतर है, मतलब 90 डिग्री का कलांतर है, जो कि आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहां पर ओमेगा टी में हमने ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू को घटाया, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी खल्लास, पाई बाई टू बचा, और इसी को तो कहते हैं हम धारा वोल्टता से पाई बाई टू रेडियन पश्चगामी है और वोल्टता अग्रगामी है। चीजें क्लियर है, एक एक पॉइंट कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए। अब चलो बच्चों, इसका मैं यदि आपसे फ्रेजर आरेख कहूं तो आप आसानी से बना सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जैसे थोड़ा देखो, यदि मैं कहूं कि ये मान लीजिए एक मेरा वाई अक्ष है और ये मेरा एक्स अक्ष है, ठीक है। पहले मैं वोल्टता की बात करूंगा कि जो वोल्टता है ये एक्स अक्ष के साथ ओमेगा टी कोण के साथ है ना, ये हमारा क्या बताता है, भी प्रत्यवर्ती वोल्टता को। प्रत्यवर्ती वोल्टता से धारा 90 डिग्री पश्चगामी है, तो इससे 90 डिग्री बनाते हुए पीछे बनाओ, पश्चगामी है ना, तो इससे 90 डिग्री बनाते हुए कुछ इस प्रकार आप खींचोगे, तो यहां पर कोण बन जाएगा पाई बाई टू, और ये धारा हो गया। ये क्या हो गया, धारा हो गया। मतलब शाब्दिक अर्थ में यदि केवल इस प्रकार से, तो दोनों के बीच कितना है 90 डिग्री है, कितना है
90 डिग्री है। आगे कौन है, तो भैया V आगे है, और पीछे कौन है, तो I पीछे है। यानी जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक कुंडली जुड़ा हो तो प्रत्यावर्ती बोल्टता अग्रगामी होता है और जो आपका धारा वो पश्चगामी होता है। प्रत्यावर्ती बोल्टता क्या है, प्रत्यावर्ती बोल्टता अग्रगामी है और धारा जो है पश्चगामी है। यदि इसे कुछ श्रृंग गर्त के रूप में लेकर चलूं तो बच्चों मेरा यदि धारा 0 से स्टार्ट हो रहा है कुछ इस प्रकार से, तो जो वोल्टेज है वो 90 अग्रगामी है, तो वोल्टेज 90 अग्रगामी है तो कुछ इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, 90 डिग्री का अग्रगामी है, इसलिए तो भाई ये कहीं जाकर के इस प्रकार से मिलेगा, आगे से ही है ना 90 डिग्री। तो ये मेरा जो 0 से स्टार्ट हुआ था ये था मेरा I और ये था बच्चों प्रत्यावर्ती बोल्टता। क्या, प्रत्यावर्ती बोल्टता। ठीक है, मतलब शुद्ध प्रेरक वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में समय के साथ धारा और बोल्टता में परिवर्तन ये बताता है। ठीक, चीजें क्लियर है। तो फ्रेजर आरेख पूछा जाता है, ये बोल्टता में परिवर्तन तो कभी नहीं पूछा जाता है, इसलिए फ्रेजर आरेख मैंने यहां पर बना दिया है कि हमेशा V से धारा 90 डिग्री पश्चगामी होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख सकते हो। अब बात आ जाती है कि प्रतिघात तो हमने निकाला ही नहीं, प्रतिघात तो हमने निकाला ही नहीं, तो चलो यहां से प्रतिघात निकलेगा। ये जो हमारा समीकरण 3 था, I0 हमने माना था इसको V0/ωL को, यानी शिखर मान अधिकतम मान जिसे माना था, तो V0/ωL बराबर I0 हमने माना था। अब यदि I0 को इधर ले आओ और ωL को इधर ले जाओ तो V0 बटा I0 बराबर ωL। ओम का नियम क्या कहता है बच्चों, ओम का नियम कहता है कि V बराबर IR, तो यहां से V बटा I बराबर क्या हो जाएगा R। V बराबर IR तो V बटा I बराबर R, समझ रहे हो, V बराबर IR तो V बटा I बराबर R। ये हमारे पास एक ओम का नियम आ गया। अब जब V0 बटा I0 है और ωL, तो इसको ओम के नियम से तुलना करेंगे तो R के बराबर हो जाएगा। लेकिन R एक चालक तार के लिए होता, प्रतिरोध होता है, लेकिन यहां पर प्यारे बच्चों प्रतिघात है, प्रतिघात को XL से दर्शाते हैं, तो XL बराबर ωL। हम V बटे I को R से दर्शा सकते हैं, लेकिन कब, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में चालक द्वारा अवरोध डाला जाए, लेकिन यहां पर अवरोध एक कुंडली के द्वारा डाला जाता है, इसलिए इसे प्रतिरोध ना कहकर प्रतिघात कहेंगे, जिसे XL से प्रदर्शित करते हैं। तो XL बराबर ωL निकल कर आ गया। ओमेगा का मान आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो 2 पाई न्यू, जब आप 2 पाई न्यू रखोगे तो XL का मान हो जाएगा 2 पाई न्यू L। और इस प्रकार से हमारा लेक्चर हो जाता है कंप्लीट, समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही शेयर करना, और पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।